अब नेक्स्ट बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है उसको हम बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं, यानी हम लिखते हैं बिग ओ ऑफ एन, हम लिखते हैं बिग ओ ऑफ लॉग एन, हम लिखते हैं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है उसको अभी समझेंगे। जो बिग ओ नोटेशन होता है, बिग ओ, ये हमें देता है हमारा अपर बाउंड। अपर बाउंड कहने का मतलब है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, आपने जो भी कोड लिखा है, उसके अंदर आपके जो टाइम और जो इनपुट साइज का फंक्शन निकल सकता है वो मैक्सिमम बिग ओ के बराबर ही निकल सकता है। यानी हो सकता है आपका प्रोग्राम कांस्टेंट टाइम में रन कर जाए, हो सकता है लीनियर टाइम में रन कर जाए, पर बिग ओ ने जो कह दिया ना उससे ज्यादा में तो रन नहीं करेगा, मतलब उससे ज्यादा फंक्शन की वैल्यू नहीं दे पाएगा, उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा आपके टाइम और इनपुट साइज का। जैसे अगर मैंने कह दिया कि किसी प्रोग्राम का या किसी कोड की या किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, तो हो सकता है किसी किसी केस में, मतलब कुछ इनपुट साइज के लिए आप एनालाइज करें कि बिग ऑफ 1 में भी कोड चल रहा है, कॉन्स्टेंट ही ऑपरेशंस लगे। हो सकता है कई केसेस में हमें पता चले बिग ऑफ एन में लीनियर टाइम में भी लग रहा है। हो सकता है किसी केस में पता चले लॉग एन में भी लग रहा है, लॉग एन की वैल्यू एन से भी छोटी होती है और एन स्क्वायर से भी छोटी हो सकती है। हो सकता है किसी किसी केस में मेरा एन लॉग एन लग रहा है और किसी केस में एन स्क्वायर ही टाइम लग रहा है, पर मुझे पता होगा कि एन क्यूब तो कभी नहीं लगेगा, या फिर वो 2 टू दी पावर एन यानी एक्सपोनेंशियल तो कभी नहीं होगा। मतलब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये मैक्सिमम अपर बाउंड है जो हमारा रिलेशनशिप हिट कर सकता है। कोड जो है उससे नीचे वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही रन कर सकता है, उससे ऊपर वाली के साथ कभी नहीं रन कर सकता। तो ये क्या हुई, ये मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। वर्स्ट केस यानी आपने प्रोग्राम के अंदर चाहे कितना भी इनएफिशिएंट आप इनपुट डाल दें, कितनी भी चीज़ें खराब हो जाएं, पर इस वाले रिलेशनशिप से ज़्यादा टाइम हमें नहीं लग रहा होगा। ये मैंने वर्स्ट केस का आपको बता दिया। और हमेशा माइंडसेट यही बनाना होता है एज अ प्रोग्रामर्स कि हम हमेशा अपना वर्स्ट केस एनालाइज कर लें। उससे अगर जल्दी वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम खत्म हो रहा है तो वो ठीक है, पर वर्स्ट से कभी हम ऊपर नहीं जाते। इसीलिए हमेशा इंटरव्यूअर पूछेगा इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो उसका मतलब होता है वर्स्ट केस बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ नोटेशन। वर्स्ट केस में प्रोग्राम किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रन कर सकता है, बिग ओ उसको विजुअलाइज करने के लिए होता है। अब मान लेते हैं कि हम एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब बिग ओ नोटेशन में किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते कैसे हैं। हो सकता है मेरा जो टाइम है, टाइम और इनपुट साइज का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। हो सकता है इनका जो फंक्शन है वो आई ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के बराबर। क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये मेरा ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और एन है मेरा इनपुट साइज हमेशा की तरह। अब अगर इसे मुझे बिग ओ नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब टाइम का मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, ये तो मेरा फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ये हो गया कि माई एफ एन, दिस इज माई टाइम का फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके के हम फंक्शंस बना सकते हैं उस ग्राफ से। और इस ग्राफ के फंक्शन से मैंने निकाला कि मेरा जो टाइम का फंक्शन है दैट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। आई कैन सी माई टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एन। तो अब इस फंक्शन को मुझे अगर एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए मुझे 2 चीज़ें करनी होती हैं। स्टेप 1 होता है टू इग्नोर कॉन्स्टेंट्स, यानी सारे कॉन्स्टेंट्स को मैं इग्नोर कर दूं। कॉन्स्टेंट्स को मैंने जैसे इग्नोर किया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, यानी मैंने इस ए को भी हटा दिया, बी को भी हटा दिया, सी को भी हटा दिया। अब मेरा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है कि आप लार्जेस्ट टर्म को ले लो। लार्जेस्ट टर्म को ले लिया मतलब प्लस माइनस जिनके बीच में होता है वो मेरी टर्म्स होती हैं। हमने ये बिल्कुल 9th क्लास के अंदर सिखाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब बनाना हम सीखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं या एक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मैथ के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम कर रही हूँ मैथ वाले बैकग्राउंड से, जिनको नहीं भी पता उनको बता रही हूँ कि जहाँ भी प्लस माइनस आ जाता है बीच में वो मेरी एक टर्म बन जाती है मैथ के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। अब यहाँ से मेरी टर्म 1 क्या है, टर्म 1 है एन स्क्वायर, टर्म 2 है एन, टर्म 3 है 1। इनके अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सी, सबसे लार्जेस्ट है ऑब्वियसली एन स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट टर्म को ले लूँगी। तो मेरी लार्जेस्ट टर्म यहाँ से आ गई एन स्क्वायर और उसके आगे लगा दिया मैंने बिग ओ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर के बराबर। तो थ्योरेटिकल तरीका क्या होता है, थ्योरेटिकल तरीका ये होता है कि हम फंक्शन निकालें
कि टाइम इनपुट साइज के साथ कैसे रिलेट करता है। उसके बाद उसमें से हम फिर कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दें, लार्जेस्ट टर्म ले आए और जो लार्जेस्ट टर्म होगी वही होगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर। अब हर बार क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम ग्राफ बहुत सारे प्लॉट किए हैं जेई के टाइम पर और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है। मुझे तो इनफैक्ट ग्राफ्स बहुत मुश्किल लगते थे, पर यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते। इतना ज़्यादा मैथ के अंदर हम घुसेंगे नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में कुछ बहुत ही कॉमन 5-6 टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैक्सिमम केसेस में यही आती है। कुछ अलग ही केसेस होते हैं, अलग ही क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी अलग आ जाती है, वरना 5-6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होंगी और थोड़े टाइम बाद हमें बात करते करते बिल्कुल याद हो जाएगा कि क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। अब जो भी हमारे केसेस होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम में यही होती है, और हम क्या करेंगे, सबको थ्योरेटिकली निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, थ्योरी से निकालेंगे कि कितने ऑपरेशन हुए, क्या इनपुट साइज आया, उसके हिसाब से थोड़ा हम इंट्यूटिवली निकालेंगे, लॉजिक बनाते हुए निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करके ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से हमने समझा कि बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इस बार मैं क्या कह देती हूँ, मेरा जो टाइम है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ n क्यूब, तो मैं इसमें कह सकती हूँ an क्यूब प्लस b log n प्लस सी, ऐसा कुछ फंक्शन निकला है मेरे पास। ये फंक्शन के हिसाब से सबसे पहला स्टेप करूंगी मैं, तो स्टेप 1 है इग्नोर कॉन्स्टेंट्स इग्नोर किए तो ये होगा n क्यूब प्लस log n प्लस 1। अब दूसरा स्टेप करूंगी लार्जेस्ट टर्म, हमेशा जो मेरा log n होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू माई n क्यूब, तो मेरी लार्जेस्ट टर्म n क्यूब आ जाएगी। जब लार्जेस्ट टर्म n क्यूब आएगी तो क्या मैं कह सकती हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे इनपुट साइज का जो n वैल्यू थी उसके log n पर भी डिपेंडेंट था मेरा टाइम, पर क्योंकि लार्जेस्ट n क्यूब था तो मेरा बिग ऑफ n क्यूब आया। इसको अगर ग्राफ की फॉर्म में हल्का सा विजुलाइज करना है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n क्यूब से, जब मेरी ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है तो मैं log n वाले रिलेशनशिप को क्यों देखूं, मुझे तो वर्स्ट निकालनी है। और वर्स्ट कौन लाकर देगा, वर्स्ट लाकर देगा n क्यूब। इस n क्यूब को ये k n क्यूब भी हो सकता था, मतलब k कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू, उससे मैं n क्यूब को मल्टीप्लाई कर लूँ, दिस इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं उसमें log n जैसी छोटी टर्म को, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम लगेगा बड़े इनपुट साइज के लिए, log n की वैल्यू उतनी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं n क्यूब को देखूंगी। मैं कह सकती हूँ कि मेरे n क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है और मेरे log n का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो अगर मैं इनपुट साइज बड़ा ले लूँ, मतलब मेरा इनपुट साइज यहाँ कहीं पे आता हो, तो इसके हिसाब से अगर मैं टाइम निकालूं, ये ऊपर ऊपर जाकर इस तरीके से कहीं पे मीट कर रहा होगा, तो अगर मैं टाइम निकालूं तो मेरा ये वाला टाइम तो बहुत ही बड़ा आएगा, बट मेरा ये वाला टाइम उतना बड़ा नहीं आएगा, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर। तो ये अगर t1 है, ये अगर t2 है, तो मैं कह सकती हूँ ये वाली जो एल्गोरिदम है, ये वाला जो टाइम आएगा log n वाला, वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू मेरे n क्यूब का जो टाइम आएगा। और मुझे तो वर्स्ट टाइम को ही देखना है। अब ये हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर भी दे, पर मुझे फ़र्क थोड़ी पड़ता है, मुझे तो वर्स्ट वाला हमेशा निकालना है क्योंकि वो मेरे काम का है। इसीलिए मैं हमेशा लार्जेस्ट टर्म को देखूंगी जो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल रही है, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए यहाँ पर बिग ऑफ n क्यूब के बराबर आएगा। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा मैथ में घुसने की आदत है, ये वाला पार्ट ऑल्दो हम स्किप कर सकते हैं, इक्वेशन वाला, ये कॉलेज एग्जाम्स के हिसाब से ही मोस्टली लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपको कॉलेज एग्जाम्स वगैरह के हिसाब से नहीं पढ़ना तो ठीक है, मतलब अगर कॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो थ्योरेटिकल है बिल्कुल, इसका हमारे प्लेसमेंट से कोई इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्लेसमेंट के अंदर आपसे इक्वेशन नहीं पूछता है बिग ओ की, पर फिर भी मैं बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है। बाकी एल्गोरिदम्स के अंदर कॉर्मन नाम की एक बुक होती है जिसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी क्लासिकल बुक है, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप सवाल देख सकते हैं, उसके बारे में थ्योरी पढ़ सकते हैं, और भी एल्गोरिदम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक पढ़ने में। नहीं तो ये इस बुक को पढ़ना भी टाइम टेकिंग होता है, आपके पास टाइम है, 1-2 साल हैं अभी कॉलेज के, तो आप पढ़ सकते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मैथमेटिकल टर्म्स में, मैं हमेशा क्या कहती थी कि मेरा टाइम जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ n, यानी मेरा इनपुट साइज का कोई फंक्शन है मेरा टाइम। तो मैं कह सकती हूँ अगर ये मेरे टाइम की वैल्यू है fn, तो इसकी यहाँ पर कुछ एक वैल्यू आती होगी, और इसी से मैं एनालाइज करती हूँ या डिराइव करती हूँ कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ सम gn, यानी इसके अंदर भी कोई फंक्शन आता है, हो सकता है वो फंक्शन n स्क्वायर हो, यहाँ पे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हो और वो n स्क्वायर आ रहा हो। तो इन दोनों से मैं रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ क्योंकि इसी से यही चीज़ डिराइव होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि माई fn इज सम बिग ऑफ gn, यानी मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट रिलेट्स टू बिग ऑफ gn। तो मैथमेटिकली अगर मुझे बिग ओ को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मतलब होता है fn बाई gn एट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी शुड बी लेस देन इन्फिनिटी,
यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि fn की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है बिग ओ को रिप्रेजेंट करने का इन मैथमेटिकल टर्म्स। ये फॉर्मूला प्लेसमेंट में आपसे कोई नहीं पूछ रहा होगा, अगर हमें लिमिट वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें अगर थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है कि बिग ओ का मतलब क्या होता है, इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है और आगे प्रोग्राम्स की हम निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनके कॉलेज एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कॉलेज एग्जाम्स के लिए, कि ये इक्वेशन निकल कर आती है जब भी हम बिग ओ की बात करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी हम समझ सकते हैं। एन क्या है, एन मेरा इनपुट साइज है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी पे कह देती हूँ। मेरे एफ एन की वैल्यू को अगर मैं एन स्क्वायर प्लस 2n+3 लिख देती हूँ, तो मैंने क्या निकाला था, मैंने ये निकाला था कि मेरा gn इज n स्क्वायर ऑलवेज। gn क्या होता था, gn होता था बिग ऑफ n स्क्वायर। इससे मुझे पता है कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर। तो अगर यही सेम चीज़ मैथमेटिकली मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा n स्क्वायर प्लस 2n+3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर दूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, n स्क्वायर से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2n से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1 प्लस 2/n प्लस 3/n स्क्वायर। अब ये तो क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएंगे, जब भी 2/इन्फिनिटी होता है 3/इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे इनको तो हटा के मैं 0 लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो मेरी फाइनल वैल्यू आई 1, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की आई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ 1 इज लेस देन इन्फिनिटी। ये कंडीशन तो ट्रू हो ही गई कि मेरा 1 लेस देन इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने क्यों किया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस इक्वेशन के अंदर सिग्निफाई करता है कि मेरा इनपुट साइज बहुत ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया इनपुट साइज कि वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। तो इसके बारे में हम थ्योरेटिकली कॉर्मेन के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं अगर हमें और जानना है। बाकी यहाँ से मैं एक ही समरी लूंगी बिग ओ नोटेशन से। बिग ओ नोटेशन का बेसिक फंडा यही है कि हमें क्या करना होता है, हर बार वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, और इसी को हम हमेशा निकाल रहे होंगे।